हाय फ्रेंड, कल के क्लास के बाद आप लोगों का कुछ सवाल था कि सर ग्लाइकोकेलिक्स क्या है, इसे आप समझाइए। तो सिंपल आज हम इसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी जब तक दशहरा चल रहा है आप लोगों का एक सेट ही हम सोचते हैं सेल से रिलेटेड हम टॉपिक ख़त्म कर दें। यदि देखें तो यहाँ हम लोग कल पढ़ रहे थे सेल के स्ट्रक्चर को, कि कोशिका का संरचना कैसा होता है, और इनके फंक्शन को आज समझेंगे कि किस तरह से वर्क भी करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोकेलिक्स की यदि हम बात करें तो कल हम बताए हुए थे कि जो कोशिका का इन्वेलप रहता है, सेल इन्वेलप की यदि हम बात करें, आवरण जो रहते हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला सेल वॉल, दूसरा यदि देखें तो दूसरा आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा यहाँ आ जाता है आपको ग्लाइकोकेलिक्स। कि ग्लाइकोकेलिक्स को आपको समझना है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से आप पहले से परिचित हैं, तो इसको आइए हम ऐसे समझते हैं कि सेल वॉल की यदि हम बात करें तो सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ा सेलुलोज का बना हुआ प्लांट में पाया जाता है। एल्गी में यदि पूछा जाए तो एल्गी का अलग टाइप था, उसमें भी सेलुलोज ही आते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप उसमें याद रखना है हम लोगों को। फंगी में यदि पूछा जाए तो कवक में हम लोग काइटिन से याद रखते थे, क से कवक क से काइटिन। और बैक्टीरिया में यदि पूछा जाए तो पेप्टिडोग्लाइकोजेन याद किए थे, तो ऐसे भी याद रखते हैं, ग्लाइकोजेन के ये बने हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ यदि देखें तो ग्लाइकोकेलिक्स हम आपको बैक्टीरिया में समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइकोकेलिक्स भी दो तरह के होते हैं। एक हम बता सकते हैं इस तरह से कि स्लाइम परत, जिसे स्लाइम मोड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, कि ये पॉलीसेकेराइड चेन के बने हुए रहते हैं। और दूसरा कैप्सूल। कैप्सूल वर्ड आपको जो है बैक्टीरिया में हम यूज किए हुए थे, जब बैक्टीरिया का डायग्राम हम आपको बताए थे कि जीवाणु की बाहरी परत पर जो ऊपर का लेयर रहता है उसे हम लोग कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो कैप्सूल पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड भी यदि मिल जाए तब वो क्या करते हैं, तो कैप्सूल को बनाते हैं। और यदि सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कराएंगे, तो वो स्लाइम परत को बनाते हैं, जो ऊपर का सिंगल फॉर्म में परत रहते हैं, जो कि ग्लाइकोकेलिक्स के बने हुए रहते हैं। तो आइए यूजेस समझते हैं हम। सिंपल यदि देखें तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा आपका, कि सेल वाल रहेंगे, कोशिका भित्ति रहेंगे, और कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन रहेंगे। पौधों में तो पौधों में हम दोनों चीज़ यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कोशिका कला और कोशिका भित्ति दोनों प्रेजेंट है। देखिए दो लेयर में यहाँ पाए जा रहे हैं, कि अंदर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, और ऊपर वाले को सेल वाल बोलेंगे। एनिमल में सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानेंगे। लेकिन बैक्टीरिया की यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया को प्रॉपर यदि आप समझिए तो यहाँ तीन लेयर से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला हो जाएगा ग्लाइकोकेलिक्स, सबसे बाहर का जो परत रहते हैं ये ग्लाइकोकेलिक्स के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका कि सेल वाल, जो कि बैक्टीरिया में हम लोग पढ़े हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ये पॉलीपेप्टाइड चेन के एक साथ भी मिल सकते हैं आपको ग्लाइकोप्रोटीन, तो यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन आपको याद रखना है। और साथ साथ यदि देखें तो आपको यहाँ क्या पाया जाएगा कि अंदर की ओर यहाँ कोशिका झिल्ली, जिसे कि हम कोशिका कला के नाम से जानते हैं, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तीनों का तीनों प्रेजेंट किस में रहेगा, जीवाणु में। जीवाणु में ग्लाइकोकेलिक्स जो कैप्सूल को बनाते हैं, और कोशिका भित्ति और कोशिका कला। तो आशा और उम्मीद हम ये करेंगे कि आपको ग्लाइकोकेलिक्स से प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा, कि ग्लाइकोकेलिक्स क्या करते हैं, ये ना ही जंतु में रहेंगे ना ही पौधे में रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जीवाणु में प्रेजेंट रहते हैं। और जीवाणु में प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, तो ये कैप्सूल बनाने का वर्क करते हैं, जो कि दो पार्ट में होते हैं। पहला यदि देखें तो ये आ जाता है आपका स्लाइम मूड करके, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो सिंपल यहाँ हम लोग समझ पाए कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु को हम लोग समझ पाए यहाँ पर कि जीवाणु ग्लाइकोकेलिक्स कोशिका भित्ति की बनी हुई रहती है, जो कोशिका कला सिर्फ और सिर्फ जीवाणु में ही पाए जाते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग समझते हैं कोशिका कला के बारे में। कोशिका कला को यदि हम समझे तो कोशिका कला, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला, तीनों इसी को बोला जाता है। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य, इसी को यदि इंग्लिश फॉर्म में हम देखें तो इसे सेल मेम्ब्रेन,
प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानेंगे, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानेंगे, और इसी को हम लोग इसको बोल सकते हैं प्लाज्मोलेमा। प्लाज्मोलेमा वर्ड आपको नीट में भी पूछा गया है, तो प्लाज्मोलेमा आपको याद रखना है। प्लाज्मोलेमा किसकी बात किया जा रहा है, तो ये जीव द्रव्य की बात किया जाता है। जीव द्रव्य के ऊपर जो कला पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली को। तो सारे वर्ड एक एक इंग्लिश हिंदी दोनों को आपको याद रखना है कि कोई भी पूछ दे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो वहाँ। आइए समझते हैं कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये कैसे होते हैं। तो ये अर्ध परागम्य तथा विभेद परागम्य होते हैं। तो अर्ध परागम्य और विभेद परागम्य क्या है, ये भी हम तुरंत अभी समझेंगे कि अर्ध परागम्य जिसे सेमी मतलब हम बोल सकते हैं कि सेमी परमिएबल, कुछ चीज़ों को अंदर आने देते हैं, अंदर से बाहर जाने देते हैं। उसके बाद विभेद परागम्य जिसे कि हम सेलेक्टिवली परमिएबल के नाम से जानेंगे। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे एक्सप्लेन किए हैं हम। आगे यदि देखें तो फिर बताया जाता है कोशिका कला की संगठन की यदि हम बात करें किससे मिलके ये बने हुए रहते हैं, तो ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने हुए। मुख्यतः इसमें प्रोटीन और लिपिड ही पाए जाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी हम साइड से याद रखेंगे कि यदि पूछ दिया जाए तो उस समय हमको कन्फ्यूजन नहीं हो। ऐसे कोशिका कला के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने बताया है, और आपको बहुत से मॉडल भी, जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ेगा, बीएससी पार्ट 3 में जाने के बाद सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी होती है, वहाँ बहुत सारे मॉडल आ जाते हैं। लेकिन 11th और यूजी नेट के सिलेबस की यदि हम बात करें तो नीट में आपको जो है 3 मुख्यतः पूछा जाता है। 3 में यदि देखें तो कोशिका संरचना के लिए 3 मुख्य वैज्ञानिक के मॉडल को पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल श्योर आप याद रखिएगा, जो किसने दिए, तो आपके डेनियल और डॉब्सन। डेनियल और डॉब्सन साहब दोनों को आपको याद रखना है कि सैंडविच मॉडल सेम सैंडविच के जैसे लगता है, एकदम ब्रेड जैसा फूला फूला रहता है, उसी तरह ये भी आपको नज़र आएगा सैंडविच के जैसा। तो डेनियल और डॉब्सन साहब ने दिया। उसके बाद एकल कला मॉडल की बात करें, ये किसने दिया, तो रॉबर्टसन साहब ने दिया है, जेडी रॉबर्टसन। तो सारे साइंटिफिक मतलब यहाँ जो साइंटिस्ट हैं ना, वैज्ञानिक, इनसे नाम से आपको क्वेश्चन आता है, कौन सा मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया, इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। और सबसे लास्ट तीसरा मॉडल पढ़ेंगे जिसे तरल मोजैक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तरल मोजैक मॉडल की बात करें तो ये किसने दिया, तो एस जोनाथन सिंगर, और फिर बताया जाता है निकोलसन की बात करें तो सिंगर और निकोलसन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जोनाथन और फिर सिंगर और निकोलसन 2 साइंटिस्ट हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से यहाँ साइंटिस्ट थे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल को। सैंडविच मॉडल की बात करें तो डायग्राम आपको यहाँ दिख पा रहा होगा कि ये कोशिका कला जो सेल मेम्ब्रेन रहते हैं, जैसे मान लिए कोई ये एक सेल है, तो सेल के ऊपर का जो ये परत है, तो यही सेल मेम्ब्रेन को बना रहा है। सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा गया, तो देखने के बाद उनका ये मत ये रहा, किनके, तो डेनियल और डॉब्सन साहब का ये कहना हुआ कि कोशिका कला की यदि बात करें तो ये बने हुए रहते हैं किसके, प्रोटीन के, कि ऊपर वाला लेयर पूरा का पूरा प्रोटीन का बिछा हुआ है, नीचे में भी लेयर प्रोटीन का पाया जा रहा है, और बीच में जो होते हैं लिपिड पाए जाते हैं। तो सिंपल डायग्राम को आपको बनाना है, डायग्राम को देख के समझना है कि सबसे पहले सैंडविच मॉडल जो कहा गया, तो सैंडविच मॉडल क्या देख रहे हैं कि एक परत के जैसा लग रहा है आपको, कि बीचों बीच आपको यहाँ प्रेजेंट हैं क्या, लिपिड मॉलिक्यूल्स और फिर प्रोटीन, और नीचे भी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसमें हम इस तरह से इंट्रोडक्शन इनका लिख सकते हैं कि कोशिका कला लिपिड के 2 स्तरों से बनी होती है, जिसके दोनों ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है, कि मतलब बीच में कोशिका कला लिपिड का रहता है और ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या है, प्रोटीन पाए जाते हैं। ये किनका कहना था, सैंडविच मॉडल का। आगे यदि देखें तो फिर आपका आ जाता है एकल कला मॉडल। ये भी हूबहू सैंडविच मॉडल पर ही आधारित था, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। इनको किसने दिया था, तो रॉबर्टसन साहब ने दिया था, जेडी रॉबर्टसन, जिनमें कहा गया है कोशिका कला 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें भी बीच में क्या है, लिपिड है जो कि द्विपरतीय है, और ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है। इसमें नोट करके आपको हम लिखे हैं यहाँ कि सभी जैव झिल्ली पर लागू होते हैं, जितने भी जीवित हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, सब में ये एकल कला मॉडल लागू होता है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में यदि हम देखें तो इनका भी आइए डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह का डायग्राम पाया जाता है। कि एक आउटसाइड में आप देखिए प्रोटीन पाया जा रहा है, और फिर इनसाइड प्रोटीन, मतलब आउटसाइड इनसाइड मतलब क्या हो, जैसे इस तरह से परत है तो बाहर वाला लेयर जो है ये आउटसाइड हो गया, और अंदर वाले को इनसाइड के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आउट इनमें देखिए तो ऊपर वाला हम आउटसाइड के नाम से बताएं, नीचे इनसाइड के नाम से हो गया आपका। तो यहाँ प्रोटीन के बने होते हैं, और बीच में देखें तो बीच में यहाँ आपका
लिपिड जो होते हैं बाइलेयर, ऊपर से भी और नीचे से भी आपका लिपिड पाया जा रहा है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि ये कौन सा मॉडल है। तो इसे हम एकल तरल मॉडल, कला मॉडल के नाम से जानेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आगे यदि देखें तो फिर आपका मॉडल आ जाता है तरल मोजैक मॉडल। तरल मोजैक मॉडल की बात करें तो यहाँ आ जाता है फ्यूल्ड मोजैक मॉडल के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ आ जाता है आपका, जिसमें हम बोल सकते हैं एस जोनाथन सिंगर और फिर निकोलसन, गॉर्थ निकोलसन। तो दो नाम आपको याद रखना है, थोड़ा ये साइंटिस्ट टफ हो जाता है। सिंगर याद रखेंगे और निकोलसन याद रखेंगे, कि जो जोनाथन या निकोलस याद रख सकते हैं, या सिंगर या निकोलस याद रख सकते हैं। तो थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं होता है तो लिख के याद कर लेंगे कि तरल मोजैक मॉडल को किसने दिया, तो जोनाथन सिंगर ने और फिर निकोलसन ने। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने बताया कि कोशिका कला जो होते हैं लिपिड के मध्य में, लेकिन प्रोटीन दो रूपों में व्यवस्थित रहते हैं। प्रोटीन दो रूप में देखें तो एक परिधीय, ऊपर की ओर जो पाए जाते हैं इसे बाह्य प्रोटीन या परिधीय बताया गया, और नीचे देखें तो इसे समाकल या आंतरिक प्रोटीन के नाम से जाना गया। तो यहाँ आइए डायग्राम से हम लोग समझते हैं। डायग्राम में परिधीय देखिए, ऊपर की ओर उभरा हुआ जो पाया जा रहा है प्रोटीन उसे परिधीय बोला गया। परिधीय को ही बाह्य प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और फिर यदि देखें तो आंतरिक प्रोटीन अंदर की ओर जो है, और उस पर एक लेयर बने हुए हैं किनके, तो ये देखिए मतलब आपको फास्फोलिपिड बाइलेयर बने हुए हैं, छोटे छोटे फैले हुए एकदम दिख रहे हैं आपको। ये छोटे छोटे सेल एक दूसरे से अटैच होकर क्या कर रहे हैं, बाइलेयर बना के पूरी तरह से ऊपर पर फैले हुए हैं। तो यहाँ इनका जो कहना था कि एक तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, और तरल पदार्थ क्या करते हैं, यदि सेल कभी भी डैमेज होते हैं तो सेल को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। कौन, तो यही आपके तरल मोजैक मॉडल। तरल मोजैक मॉडल आपको याद रखना है, निकोलसन और फिर जोनाथन सिंगर। तो यहाँ हम लोग इनके भी डायग्राम को बना लेंगे कि इनमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है किसका, तो प्रोटीन का, और फैले हुए रहते हैं। और फैले रहने के कारण यहाँ देखें तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर में रहते हैं, और फिर यहाँ देखें तो आंतरिक प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन यानी बाय प्रोटीन पाए जाते हैं। तो तीनों मॉडल को आपका नाम, साइंटिस्ट का नाम और किस तरह डायग्राम है ये आपको श्योर याद रखना है। आगे यदि देखें तो कोशिका कला के कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें यदि देखें तो पहला आ जाता है प्रागम्यता। प्रागम्यता की बात करें तो जिसे परमिएबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ बताया जाता है कि ये कैसे होते हैं, तो अर्ध परागम्य तथा विभेदी परागम्य दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। थोड़ा देर पहले भी हम जिक्र किए थे कि कोशिका झिल्ली दो तरह के होते हैं, एक अर्ध परागम्य होते हैं और विभेदी परागम्य होते हैं। आइए एक एक करके हम समझते हैं अर्ध परागम्य का क्या वर्क है, विभेदी परागम्य का क्या वर्क है। तो झिल्ली प्रॉपर आपसे यदि पूछे कि मेम्ब्रेन कितने टाइप के पाए जाते हैं, तो मेम्ब्रेन 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका परगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली की यदि बात करें तो इसमें परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। परमिएबल हम उसको बोलते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को वो अपने अंदर आने देता है और अंदर से बाहर जाने देता है। तो विलय हो चाहे विलायक हो, सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, दोनों को वो क्या करेंगे, अंदर आने देंगे और अंदर से बाहर जाने देंगे। आगे यदि देखें तो यहाँ आ जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ विलायक को आर पार आने जाने देते हैं, विलय को आर पार नहीं आने देते हैं। तो सिंपल जैसे यहाँ उदाहरण हम दे सकते हैं आपको कि रात में यदि हम किशमिश को फूलने के लिए पानी में दे दे एक टफ में, तो क्या होता है, सुबह होते होते उसका साइज बढ़ जाता है। यानी किशमिश के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी आ पाते हैं। और इसी किशमिश को यदि हम नमक में रख दें, नमक की सांद्रता में, तो किशमिश क्या होते हैं, वो मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो श्रिंक हो जाना जिसको हम बोल सकते हैं, तो सिकुड़ जाते हैं यानी अंदर के पानी बाहर की ओर मूव कर जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ विलायक ही मूवमेंट करता है। किशमिश बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ऊपर का झिल्ली पाया जाता है जो सिर्फ और सिर्फ विलायक को ही अपने अंदर आने देता है। आगे यदि देखें तो विभेद परागम्य झिल्ली। विभेद परागम्य झिल्ली उसके बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को, जो सिर्फ कुछ अणुओं को ही आर पार आने जाने देता है। तो सिलेक्टेड चीज़ों को अपने अंदर आने दे और अंदर से बाहर जाने दे, तो उसे ही हम लोग विभेदी परागम्य झिल्ली, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे। जो कि हमारे कोशिका झिल्ली यही 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्ध परागम्य और एक विभेदी परागम्य, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। और कुछ विशेष अणु ही आर पार जा सकते हैं, इस तरह से हम विभेदी को समझेंगे।
अपरागम्य झिल्ली एज लाइक चमड़ा, चमड़ा में कोई भी ना ही विलय ना ही विलायक, कोई भी आर पार नहीं जा सकते हैं, तो इसे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें 2 टाइप आपको सेल में पढ़ना है कि सेल में यदि पूछा जाए आपसे कि झिल्ली जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो पारगम्यता 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्ध पारगम्यता और एक विविधि पारगम्यता के रूप में झिल्ली पाए जाते हैं। आगे यदि देखें तो फिर आपको निष्क्रिय अभिगमन के बारे में पूछा जाता है। यदि देखें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा जाता है, तो बिना ऊर्जा खर्च किए अणुओं के कोशिका कला को आर पार आने जाने देने की प्रक्रिया को हम लोग निष्क्रिय अभिक्रिया बोलेंगे कि ये जो होते हैं पॉजिटिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होता है, कोई एनर्जी खर्च नहीं हुआ, अंदर कोई भी चीज़ जो होते हैं सेल के अंदर आ सकते हैं और अंदर से बाहर जा सकते हैं, जैसे कुछ अणु अंदर आए और फिर यही कुछ अणु क्या हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसे ही हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानेंगे। अनुसाधारण विसरण, कोई भी चीज़ का मूवमेंट यदि होता है तो यहाँ पूछा जाता है किस प्रोसेस द्वारा हो रहा है, तो विसरण डिफ्यूजन, जो आपको केमिस्ट्री में भी काम करेगा, तो विसरण डिफ्यूजन होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस से ही रिस्पिरेशन भी होता है, द्वारा आर पार करते हैं। और डिफ्यूजन क्या है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो अणुओं को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही जो होते हैं डिफ्यूजन कहलाते हैं, कि सिंपल डिफ्यूजन इस फॉर्म में चलते हैं। दूसरा आता है सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यदि बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो भी वाहक अणु होते हैं, यानी जो भी उसके अंदर जैसे सोडियम पाया जाए, फास्फोरस पाया जाए, कैल्शियम पाया जाए, तो वो क्या करते हैं सांद्रता में घुलकर विपरीत दिशा में, मतलब सिंपल यदि सांद्रता अंदर हाई भी है तो भी वो कहाँ मूव करेगा, अंदर की ओर ही मूव करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको समझना है सक्रिय अभिगमन होते हैं और बहुत ज़्यादा यदि मात्रा में हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ऊर्जा खर्च करते हैं। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं कि ऊर्जा खर्च होती है। तो ये लाइन भी आपको मोस्ट भी आई है कि याद रखना है। आगे यदि चले तो कोशिका कला में भक्षण क्रिया के बारे में पूछा जाता है। नीट में इस तरह के भी ऑप्शन आपको दिखेंगे तो आप उस समय हमसे पूछिएगा सर फैगोसाइटोसिस क्या है। फैगोसाइटोसिस मतलब ही हुआ भक्षण, कि भक्षाणु क्रिया किसी चीज़ को खाता है, जैसे WB की कोशिका, WBC जो होते हैं वाइट ब्लड कार्पेसेल्स, यदि इनको कोई बैक्टीरिया वायरस दिख जाए तो ये क्या करते हैं धीरे धीरे अपने परत को इस तरह से फैलाते हैं, फैला के जो होते हैं उसके ऊपर आते हैं और ऊपर आके अंत में देखिएगा कि वो उसको भक्षण कर जाता है, खा जाता है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें कोई सेल जैसे अमीबा सूडोपोडिया मतलब प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस है जिसे हम फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। यानी इसमें WBC बेस्ट एग्जांपल है आपका। WBC बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं इंगल्फ करते हैं, भक्षण करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस यदि पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि जो मतलब भक्षण करते हैं, भक्षण करने का काम करते हैं, तो ठोस पदार्थ को ग्रहण करना ही कहलाता है फैगोसाइटोसिस। और इसमें आपको एक्सोसाइटोसिस बाहर की ओर हो रहा है तो एक्सो, अंदर की ओर हो रहा है तो इंडो, इस तरह से आपको याद रखना है। तो फैगो वर्ड कभी भी भूलिएगा नहीं, फैगो वर्ड पढ़ाए हुए हैं आपको किस में, तो सेल में पढ़ाए हुए हैं कि ठोस चीज़ों को अपने अंदर यदि ग्रहण करते हैं तो उसे ही फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और सबसे लास्ट आ जाता है यदि देखें तो यहाँ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस वर्ड क्या है, तो पिनोसाइटोसिस वर्ड आपको ये याद रखना है कि ये पाचन क्रिया होते हैं, कि कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट आप अंदर तो ले आए, आप अंदर लाने के बाद आप करिएगा क्या, तो उनको डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और कंबाइंड एक क्वेश्चन बनता है आपको कि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, तो बल्क ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है कि जब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो उसे हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको बल्क ट्रांसपोर्ट भी याद रखना है कि दोनों प्रोसेस जिसमें फैगोसाइटोसिस और फिर आपका जो है पिनोसाइटोसिस कंबाइंड रूप से कंप्लीट हो जाता है, तो उसे बल्क ट्रांसपोर्ट के नाम से हम लोग जानेंगे। तो सिंपल आज का जो सेशन था, आज के सेशन में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को समझे। इससे पहले कल का जो सेशन था वो था किस पे, तो वो मतलब सेल वाल पर था, कि सेल वाल को हम लोग समझे, सेल वाल किस में पाए जाते हैं, किस में एब्सेंट रहते हैं। कोशिका का आवरण यदि देखें तो कोशिका का आवरण किस किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, तो वो टॉपिक भी क्लियर आपका हो चुका है। तो इसी तरह आप मेरे सीरीज से जुड़े रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करें, तथा जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी को जारी रखें और कंप्लीट वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और जब पूरा देखिएगा वीडियो तो ही आपको एक रिवीजन सेशन के तौर पर भी हम वीडियो प्रोवाइड कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।